हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 17 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 17 सितंबर। हर साल 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है 17 सितंबर को। इस दिन को WHO के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। WHO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस WHO ने रोगी की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में सुरक्षा बढ़ाने के लिए और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा की पद्धतियों को अपनाने के लिए इस दिवस को स्थापित किया। यानी कि हर साल 17 सितंबर को ये दिवस मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आपको लिख देना है WHO के द्वारा की गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है ना। इस दिन को दुनिया भर में असुरक्षित चिकित्सा पद्धतियों के कारण होने वाले नुकसान से निपटने के लिए पहचाना जाता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे आज जिनका जन्मदिन है और जिनका एक अहम कार्य है अपने देश के प्रति, और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, आप सभी को पता है। इनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। पूरा नाम है इनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्मदिन है आज, और इनका जन्म आज ही के दिन 1950 में हुआ था। ठीक है ना। 1950 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ? मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में। मेहसाणा जिला कहाँ पर है? तो आप कहेंगे गुजरात में है। तो मूल रूप से ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी ये बने और वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में ही ये कार्य कर रहे हैं। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये प्रचारक भी रहे। और पार्टी की बात करें, जो राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे संबंधित हैं ये एक नेता, बड़े फेमस नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आप ये बताइएगा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा ना 2001 से लेकर 2014 तक, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और 2014 में फिर आपको पता है लोकसभा के चुनाव हुए थे, 16वीं लोकसभा के लिए। तो उस समय इन्होंने क्या किया था? प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 7 अक्टूबर
2001 को ये गुजरात के सीएम बने थे और 22 मई 2014 तक ये सीएम रहे थे। ठीक है, गुजरात के। तो अब थोड़ा सा जैसे हम बात करें, मैंने अभी बताया आपको 2014 में जब 16वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव हुए तो उसी समय ये प्रधानमंत्री बने थे। उस समय बीजेपी को 282 सीटें आई थी, आपको पता भी होगा 2014 में। तो जब इन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के रूप में, तब आप ये बताइएगा कि ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने। अगर आपने लिखा होगा 14वें प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ले चुके हैं? 3 बार शपथ ले चुके हैं। पहली बार इन्होंने 2014 में शपथ ली थी, दूसरी बार इन्होंने 2019 में शपथ ली और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 2024 में इसी साल शपथ ली है। 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने वाले ये दूसरे नेता बन गए हैं और पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। इसका मतलब पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने 3 बार लगातार शपथ ली थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय कौन सी लोकसभा का गठन हुआ? तो आप कहेंगे 16वीं लोकसभा का गठन हुआ था उन चुनावों के बाद। और उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 282 सीटें जीती थी और एनडीए की सरकार बनी। एनडीए का मतलब क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एक ऐसा अलायंस है जिसमें कई पार्टियां हैं, जिसमें मुख्य भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रहती है। तो इसमें एनडीए की 336 सीटें बनी थी और एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद में 2019 में जब चुनाव हुए तब कौन सी लोकसभा का गठन हुआ था? 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था, है ना। तो उन चुनावों में एनडीए के पास कितनी सीटें आई थी? 353 सीटें आई थी। और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की अकेली पार्टी की सीटें कितनी थी? 300 पार कर गई थी, 303 सीटें थी। 2024 की अगर बात की जाए तो 240-41 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें मिली और एनडीए की बात करें तो लगभग 286 के आसपास, है ना। तो अब जैसे बात करें कौन सी लोकसभा का गठन हुआ है, अभी 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो फिर आपको पता होना चाहिए, ओम बिरला हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कार्यकाल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कब से कब तक रहा वो भी हम जान लेंगे। तो आप ये बता दीजिए एक बार, लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए हैं 18वीं लोकसभा के गठन के लिए, इनमें नरेंद्र मोदी जो हैं वो कौन सी सीट पर जीतकर आए हैं? अगर आपने लिखा होगा वाराणसी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इन्होंने तीसरे प्रधानमंत्री यानी कि तीसरे कार्यकाल के लिए कब शपथ ग्रहण की है? तो 9 जून 2024 को इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की। पहली बार इन्होंने कब ग्रहण की थी? 26 मई 2014 को। ठीक है, ये इनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ था। दूसरा कार्यकाल इनका 30 मई 2019 को शुरू हुआ और तीसरा कार्यकाल यहां पर वे लिख भी दिया है। पहला कार्यकाल 2014 में, दूसरा 2019 में और तीसरा कार्यकाल 2024 में। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनके बारे में शायद आपने सुना होगा, आज इनका भी क्या है? जन्मदिन है। नाम इनका क्या है? सीताकांत महापात्र इनका नाम है। सीताकांत महापात्र के बारे में आप एक क्वेश्चन बताइएगा। पहले मैं थोड़ा सा इनका नाम लिख देता हूं यहाँ पे। चलिए,
सीताकांत महापात्र के बारे में बताइए। प्रसिद्ध ओडिया भाषा के लेखक सीताकांत महापात्र को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला था? अगर आपने लिखा होगा 1993 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब चलो थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 17 सितंबर 1937 को ओडिशा में हुआ था। ओडिशा, जिसे पहले हम उड़ीसा के नाम से लिखते थे, लेकिन संशोधन करके नाम बदल दिया गया है ना। तो अब जैसे इनके बारे में हम जाने तो ये किस भूमिका के लिए जाने जाते हैं, तो ये एक साहित्यकार हैं। ओडिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में इनका नाम आता है। भारत सरकार ने इनके लेखन क्षेत्र में योगदान देने के लिए इनको क्या दिया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म भूषण इनको भारत सरकार के द्वारा कब दिया गया? 2003 में दिया गया था, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1993 में मिला, जो कि साहित्य की दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस प्रकार ऐसे हमारे हैं सीताकांत महापात्र, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा बहुत सी रचनाएं लिखी गई हैं, रचनाएं, ठीक है ना। तो थोड़ा इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बातें और करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जयंती से, जिनकी आज जयंती है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। नाम है इनका रामास्वामी पेरियार। बड़ा प्रसिद्ध किरदार है ये। आपने अपने दोस्तों के व्हाट्सएप स्टोरी में देखा भी होगा, है ना। तो चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी मनुष्य हैं, मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, ये बात तो नहीं। क्या पुरुष शुद्ध सोने से बना है और स्त्री बेकार चट्टान या जंग लोहे से बनी है? ऐसा भी कोई कथन इनका नहीं था। मानवता के लिए केवल एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर हैं, ये भी इन्होंने नहीं कहा। ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं नास्तिक व्यक्ति थे, है ना। तो जो ऑप्शन डी है वो ठीक रहेगा। तो इनकी अगर हम विचारों की बात करें तो इनका मानना था कि यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। ये बात किसके द्वारा कही गई है? रामास्वामी पेरियार के द्वारा की गई है। रामास्वामी पेरियार। आज इनकी क्या है? जयंती है। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ था। कहां पर? इरोड में। और ये जो इरोड क्षेत्र है वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये केरल राज्य में है। केरल में पेरियार के नाम से एक नदी भी है, शायद आपने नाम सुना होगा, पेरियार नदी, है ना। और इनकी बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 दिसंबर 1973 को इनकी मृत्यु वेल्लोर में हुई। तो आप ये बताइएगा वेल्लोर कहाँ पर है? वेल्लोर एक यूनिवर्सिटी भी है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये? जस्टिस पार्टी से बिलोंग करते थे, है ना। कौन सी पार्टी की खोज इन्होंने की थी? द्रविड़र कंजंगम नामक इन्होंने एक पार्टी की शुरुआत की थी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इनके द्वारा कुछ पॉइंट जैसे कहे गए कि मैं एक, मेरा नाम रामास्वामी है ना। तो इस तरह से इनके कुछ कथन जो हैं वो भी आपने पढ़े भी होंगे। और इनका कहना था कि जो धर्म तुम्हें नीच व शूद्र ठहराता है तुम उस धर्म को लात मार दो, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी स्पेशल, किसी परिवार में जन्मे हुए हैं, किसी स्पेशल कैटेगरी में जन्मे हुए हैं, तो इस आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने खंडन किया था उन सब बातों का जो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के आधार पे किसी का क्या है, भेदभाव करते हुए उनको अलग रखा जाता हो।
तो ऐसे थे रामास्वामी पेरियार, जिनकी आज क्या है, जयंती है, हम उन्हें नमन करते हैं। अब चलो जी, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। नाम इनका आपने भी सुना होगा, आई के कुमारन। आई के कुमारन जो है, उनकी आज जयंती है। इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी। आज इनकी जयंती है। इनका जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1903 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1999 को हुई थी। इन्होंने कई जो आंदोलन थे उनमें हिस्से लिए थे। जैसे हम बात करें, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और उस समय इनको जेल भी जाना पड़ा था। 3 बार ये जेल में गए थे, 1938, 1940 और 1942 में। अब आप ये बताइएगा कि आई के कुमारन ने किस वर्ष माही यूथ लीग की स्थापना की थी? जल्दी से आप ये बताइएगा। माहे क्षेत्र से फ्रांसीसियों के शासन को हटाने में इन्होंने सफलता हासिल की थी। एक सफल प्रयास इनके द्वारा किया गया था। आज़ादी के बाद 1969 में विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे ये। जल्दी से आप बताइएगा, इन्होंने किस वर्ष ये पार्टी की स्थापना की? अगर आपने लिखा होगा 1935, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 1938, 1940 और 1942 में तो ये कहाँ पर थे? ये जेल में थे। तो 1935 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। विदेशी सत्ता पर इन्होंने प्रहार करते हुए सत्याग्रह आंदोलन भी प्रारंभ किया था। फ्रांसीसियों को माही क्षेत्र से निकालने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो उसमें आई के कुमारन का नाम बड़ी शान से लिया जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। इनका भी नाम आपने शायद सुना होगा। नाम है इनका गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, अब हम आपको बता देंगे। गगनेंद्र नाथ टैगोर हमारे भारत के एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हुए हैं। आप ये बताइएगा कि रिलेशन क्या था इनका रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में? जल्दी से बताओ। अवनींद्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई थे, ठीक है, यहाँ पे आएगा भाई। अवनींद्रनाथ टैगोर के भाई थे, और रविंद्रनाथ टैगोर के ये क्या थे? भतीजे थे। तो आपने अगर ऑप्शन ए टिक किया होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बड़ा नाम इन्होंने भी कमाया था, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कमाया था, है ना, ठीक वैसे ही। 17 सितंबर 1867 को इनका जन्म कोलकाता में हुआ। ये कोलकाता वही है जिसे पहले हम कलकत्ता के नाम से जानते थे। वर्तमान की दृष्टि से इसे हम कोलकाता कहते हैं, और ये पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। इनकी मृत्यु 1938 में हुई थी। भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित गगनेंद्र नाथ की कार्टून पीस रिसोर्ट इन पंजाब एक कार्टून कलाकार का अतुल्य साहस था। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इनके बारे में थोड़ा और पढ़ना है, ताकि आपको ये पता लगे कितने बेहतरीन कलाकार थे। कार्टून जगत के अग्रदूतों में इनका नाम लिया जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब चलो हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका भी नाम शायद आपने सुना होगा। क्या नाम है इनका? अनागरिक धर्मपाल। तो चलो पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। अनागरिक धर्मपाल, वैसे अगर देखा जाए तो ये किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? हमारे भारत के ये एक बौद्ध भिक्षु हुए हैं। आधुनिक भारत की दुनिया के ये बौद्ध भिक्षु हुए हैं, जिनका जन्म 17 सितंबर 1864 को हुआ था। वैसे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में हुआ, भारत में नहीं जन्मे थे ये। लेकिन भारत और श्रीलंका के संबंधों को इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से
रखा समझा, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, पाली भाषा का ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया और बाद में जैसे ही इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली उसके बाद में अपना नाम बदलकर इन्होंने क्या लिख लिया, अनागरिक और धर्मपाल। अनागरिक का मतलब होता है जो समान नागरिक होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट, यानी कि जो सन्यासी टाइप का व्यक्ति हो उसे कहते हैं हम अनागरिक। तो चलो एक बार थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अनागरिक धर्मपाल ने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताने का आप प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी से बताओ इनके बारे में। अगर आपने लिखा होगा 31 मई 1891 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें, ऐसा कहा जाता है कि जो बोध गया क्षेत्र था, बोध गया नाम सुना होगा, बोध गया बिहार में है। ये वही जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, निरंजना नदी के किनारे। वो जो बोध गया क्षेत्र था उस बोध गया को बौद्धों के हवाले सौंप दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों को ये स्थल क्यों दे दिया स्पेशली, क्योंकि इसमें अनागरिक धर्मपाल की अहम भूमिका थी। इन्होंने भरसक प्रयास किए और इस वजह से वैशाख पूर्णिमा के दिन 1955 में ये स्थल बौद्धों को दे दिया गया था। और आपको पता है जो अनागरिक धर्मपाल हैं इन्होंने कब ग्रहण की थी दीक्षा? 1900 कहा जाता है कि 1933 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, थोड़ा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1933 के आसपास में 13 जुलाई 1931 को इन्होंने प्रवज्ञा ली थी और इनका नाम देवमित धर्मपाल हुआ उसके बाद में। और 1933 में 16 जनवरी को इनकी प्रवज्ञा जो थी वो पूर्ण हो गई। उसके बाद में इनका नाम भिक्षु श्री देवमित धर्मपाल पड़ गया। 29 अप्रैल 1933 को इनकी मृत्यु हो गई थी और ये इस संसार को छोड़कर चले गए। तो ऐसे थे हमारे अनागरिक धर्मपाल, जिनके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कवर करें तो जैसे 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ हयूम के नेतृत्व में, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कह देते हैं। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के नेतृत्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को बताइए क्या है, शहर है या प्रांत है? जल्दी से बताओ। चलो जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। शायद आपने इनका भी नाम सुना होगा। नाम है इनका मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन की क्या है आज जयंती है? 17 सितंबर 1915 को इनकी क्या हुई थी? जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1915 में आज ही के दिन मुंबई में, और ये मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इनकी मृत्यु 9 जून 2011 को हुई थी लंदन में। और ये लंदन आपको पता ही है इंग्लैंड की राजधानी है। इंग्लैंड कहाँ पर है? यूके का एक पार्ट है ना। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। विपुल भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने मुख्य रूप से अपने चित्रों में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए इनमें से किस जानवर का इस्तेमाल किया था? हमारे भारत के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं ये, और कला के क्षेत्र में इनका अहम योगदान रहा। इस वजह से भारत सरकार ने भी इनको सम्मानित किया था। इन्होंने कौन से जानवर का प्रयोग किया अपने चित्रों में? तो आप कहेंगे इन्होंने घोड़े जो हैं उनका प्रयोग किया था। अब चलो थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन से पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने
इनको सम्मानित किया था पद्म भूषण से, और ये पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये सम्मान इनको 1991 में दिया गया था। ठीक है, इससे पहले इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण 1973 में इनको दिया गया था, जो कि हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सॉरी तीसरे नंबर का। और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो इस प्रकार से इनकी आप उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं। एक अच्छे चित्रकार होने के साथ साथ ये एक अच्छे क्या थे, फिल्मकार भी थे। चित्रकार होने के साथ साथ एक फिल्मकार भी हुए। इनके द्वारा मुख्य फिल्में जो हैं उनकी बात करें तो मीनाक्षी, आपने मूवी का नाम सुना होगा। उस मूवी में इनका अहम क्या है, योगदान है। महाराष्ट्र के एक महान चित्रकारों में से इनकी गिनती होती है, तो इनके बारे में आप जान लीजिए। चलो जी, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या नाम इनका है? इनका नाम है लालगुडी जयरमन। लालगुडी जयरमन के बारे में भी आप जान लीजिए। ये किस भूमिका में रहे? तो ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। शास्त्रीय संगीत में कौन सा ये वाद्य यंत्र बजाया करते थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक प्रसिद्ध वॉयलिन वादक थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। अगर आपने लिखा होगा तमिलनाडु, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। वॉयलिन वादक, हमारे भारत के प्रसिद्ध वॉयलिन वादक हुए हैं लालगुडी जयरमन, जिनका जन्म आज ही के दिन 1930 में तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ? तिरुचि, आपने नाम सुना होगा, तिरुचि डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, तो वहीं पर जन्मे थे ये। अब जब बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 22 अप्रैल 2013 को इनकी मृत्यु हुई। भारत सरकार ने इनकी, आप कहें कि योग्यता को ध्यान में रखते हुए, इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए पद्म श्री से इनको सम्मानित किया। पद्म श्री 1972 में इनको मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में मिला भारत सरकार के द्वारा। तो ऐसे थे हमारे प्रसिद्ध वॉयलिन वादक लालगुडी जयरमन, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और संस्कृत के संगीतकार के रूप में इनकी अहम पहचान थी। तो इनके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। चलो जी, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। नाम इनका क्या है? वामन राव बलीराम लाखे। तो चलो जी, आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक वामन राव बलीराम लाखे किस राज्य से थे? अगर आपने लिखा होगा इसमें छत्तीसगढ़, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे ये वामन राव बलीराम लाखे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आज ही के दिन 1872 में हुआ था। 17 सितंबर 1872 को इनका जन्म रायपुर में हुआ। और ये जो रायपुर है, वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है ये। ठीक है, वहीं पर जन्मे थे ये। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1948 को हुई थी। पंडित बलीराव गोविंदराव लाखे के ये बेटे थे। ऐसा कहा जाता है कि 1922 में रायपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे ये। ठीक है ना, थोड़े से इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1915 में रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। हालांकि 1916 की बात करते हैं हम, उसका नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
तो छत्तीसगढ़ के अगर हम एरिया की बात करें, वहां पर नेतृत्व किसने किया था होम रूल लीग का, तो नाम आता है इनका। तो एक बार थोड़ा सा इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। चलो जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। इनका नाम आपने सुना होगा, जोगेंद्र जसवंत सिंह। जोगेंद्र जसवंत सिंह जो हैं, इनका जन्म 17 सितंबर 1945 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? वहावलपुर में। और ये वहावलपुर आपको पता ही है, पंजाब में पड़ता है। शम्मा सट्टा नगर नाम से जगह थी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए? तो ये हमारे थल सेना के 22वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। 22वें थल सेना अध्यक्ष रहे थे ये, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। थल सेना अध्यक्ष के रूप में कब से कब तक इन्होंने कार्य किया? तो आप लिख देंगे 1 फरवरी 2005 से लेकर 31 अगस्त 2007 तक ये 22वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको जोगेंद्र जसवंत सिंह के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय सेना में नए सेना प्रमुख कौन हैं, तो फिर क्या नाम आप लिखेंगे? जल्दी जल्दी से बताएं, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? अगर आपने इसमें लिखा होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये कौन से नंबर के हैं वर्तमान में? तो आप कहेंगे इन्होंने शपथ ली थी 30 जून 2024 को, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष के रूप में। इनसे पहले कौन थे? मनोज पांडे थे इनसे पहले थल सेना अध्यक्ष। मनोज पांडे की जगह इन्होंने 30 जून 2024 को शपथ ली। ये अगर हम बात करें, इनका जन्म 1984 में हुआ था। और इससे पहले ये क्या थे? वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। यानी सिंपली अगर हम कहें, 19 फरवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक इन्होंने उप सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया। और 30 जून को इन्होंने प्रमुख के रूप में शपथ ली थी, ठीक है ना। अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं इनके बारे में। अब चलो हम उनके बारे में बात करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो ये आप चेहरा शायद आपने देखा भी होगा। नाम है इनका मद्रास राज गोपालन राधा कृष्णन। मद्रास राजगोपालन राधा कृष्णन इनका नाम है। इनकी क्या है? आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1907 को हुआ था, ठीक है। जब बात करें, इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1979 में हुई थी। अब जैसे आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। अभी हम बात कर रहे थे ईवी रामासामी पेरियार के बारे में। पेरियार की भी आज जयंती है। और ईवी रामासामी पेरियार ने इनको एक उपाधि दी थी। क्या आप बता सकते हैं क्या उपाधि दी थी? नदिगा वेल। तमिल अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे ये मद्रास राजगोपालन, जो राधा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। तमिल अभिनेता और आप कह सकते हैं कि राजनेता भी थे। ईवी रामासामी पेरियार ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? नदिगा वेल की उपाधि दी। नदिगा वेल का मतलब पता है क्या होता है? अभिनय का राजा, यानी कि अभिनय की दुनिया का राजा इनको करार दिया था ईवी रामासामी पेरियार ने। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में बातें पता होनी चाहिए। ये एक अच्छे कलाकार रह चुके हैं तमिल सिनेमा में। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं।
जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सर्च कर सकते हैं आप एड्यूरोही24 किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर आप सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।